जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 बहुत अहम मामलात पर गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ का अचानक दौरा है सऊदी अरब और वहाँ पर क्या मामला डिस्कस हो रहे हैं। सऊदी वली अहद से भी मुलाकात हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल दुनिया में एक अहम स्टेक होल्डर है। ज़ाहिर है एक बात तो हम हमेशा ही करते हैं, किसी भी मुल्क में निकल जाएं तो ज़ाहिर है हमारा एक मुतालबा ये होता है, एक ख्वाहिश ये होती है, एक दरख्वास्त ये होती है कि कोई इमदाद शिमदाद की जाए, कोई हमें रिलीफ दिया जाए, कोई मुफ्त पेट्रोल दिया जाए। तो इस तरह के मुतालबात तो हमारे होंगे ही, लेकिन इसके बदले सऊदी अरब के भी कुछ मुतालबात होंगे। वो मुतालबात क्या हो सकते हैं और उसमें हमें जहन में रखना चाहिए एक बहुत बड़ी तैनाती हमें दरपेश है और सऊदी अरब का उसमें स्टेक हमेशा से रहा है। क्या उस तैनाती के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो रही है, कोई रिकमेंडेशन दी जा रही है, कोई नाम सजेस्ट किया जा रहा है? एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दे दिया और ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाने के बाद इस्तीफ़ा दिया। वो जो मुतनाज़ा जजेस थे उनके नाम अप्रूव करने के बाद, उनके हक़ में वोट डालने के बाद आपने इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये तो कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई दबाव था, कोई प्रेशर था कि इन जजेस के नाम ज़रूर अप्रूव कराने हैं, तो आपको पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था। एक फ़ैसला करके जो आने वाले दिनों में जाने कैसा फ़ैसला समझा जाएगा, आप इस्तीफ़ा दे दें, तो ये तो कोई बहादुरी की बात नहीं की है आपने। फिर किसी शख्स के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन जजेस के नाम ज़बरदस्ती इस लिस्ट में घुसवाए गए और जिनके नाम ज़बरदस्ती अप्रूव किए गए, फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान के हालात का तो कोई पता नहीं होता, आज से 10 साल के बाद फिर कोई मार्शल लॉ का या कोई हाइब्रिड निज़ाम का ख्याल आता है किसी के दिल में, उस वक्त अगर अदालतों से इन जजेस की मदद से किसी को एंडोर्समेंट मिलेगी तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको इल्ज़ाम किसको देना है। और सियासी जमातों पे बड़ा दुख होता है जब वो अपने बयानिए पर कायम नहीं रहती। तो आइंदा मुल्क के जो हालात होंगे उसमें अगर कमज़ोर अदलिया कुछ कमज़ोर फ़ैसले देगी, नज़रिया जमहूरियत को भूल कर नज़रिया ज़रूरत की हमें दलीलें देगी, तो आपको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त वो लोग जजेस मुंतखब हुए थे और उस वक्त जनाब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून थे, जिन्होंने अपना और अटॉर्नी जनरल का वोट उन जजेस के हक़ में डलवाया और उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये तो कोई बहुत दानिशमंदी की बात नहीं हुई। तीसरा नुक्ता, मियाँ जावेद लतीफ़ बड़े दबंग लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। वो कह रहे हैं और वो जो है बड़े सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं और बड़े तगड़े होकर बात करते हैं और वो जो है अपने कुछ बयानात की वजह से नून लीग के अंदर इतने पॉपुलर हुए कि नून लीग की जो सेकंड टियर लीडरशिप में वो थे और अचानक वो टॉप लीडरशिप में और उसके करीब आ गए हैं। वो दलील ये दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हम तो बस डंग टपाओ काम कर रहे हैं और इख्तियार तो किसी और के पास है। ये वही दलीलें हैं जो अब इमरान खान दिया करते थे। तो अगर आपके पास यही दलीलें हैं, कुछ अरसे के बाद जब आपकी कारकर्दगी का परफॉर्मेंस का इम्तहान होगा आवाम की अदालत में, उस वक्त भी अगर आप यही बयानियाँ लेकर चले कि जनाब हमारे पास तो इख्तियार था नहीं, तो लोग इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पे लोगों का रिएक्शन आएगा और लोग कहेंगे कि बिजली के बिल आप बढ़ाते रहे और बाद में हमें कहानी सुना रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो हुकूमत थी ही नहीं। ये जो है ये वाली कहानी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अगर ऐसे ही हालात थे, अंदर की कहानियां तो अंदर के लोग ही जानते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही हालात थे कि हुकूमत में ज़्यादा देर चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं थी, तो फिर आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। एक बेबस लाचार हुकूमत लेके किसी के प्रेशर के ज़रिए फ़ैसले करके आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालकर आप ये कह के
बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते कि जनाब हमारे पास तो इख्तियार नहीं था। आपके पास हुकूमत है और हुकूमत सबसे बड़ा इख्तियार होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरों को इल्ज़ाम देने की कोशिश ना करें, फिर आप इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें। ये नहीं हो सकता कि दुनिया जहान की बुराइयां आप किसी और पर डाल दें और ख़ुद कुछ अपने ऊपर एक्सेप्ट ना करें। अगर आपने ये नहीं करना था तो कोई ज़रूरत नहीं थी तहरीक अदम एतमाद पेश करने की, क्योंकि फिर तो 5 साल इमरान खान बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। पब्लिक का बयानिया आपके इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था। वो फिर चाहे जिस मर्ज़ी को चीफ लगाते हैं, फैज़ हमीद को लगाते या किसको लगाते, अल्टीमेटली विनर आपने होना था। आपने एक ऐसी हुकूमत ले ली और ये बात कोई और शख्स कह रहा होता जो डिफरेंट बयानी का नून लीग में शख्स होता, और बहुत है, तो वो जो है फिर इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आप जावेद लतीफ़ साहब ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये तशवीश की बात है। और इस सारे अरसे में आपने किया क्या? आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा किया। नून लीग के बयानिए को हुकूमत लेने के बाद बहुत नुकसान पहुँचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बहुत सी जगह जहाँ लोग सोच रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। जजेस का मामला ही देख लीजिए कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कहाँ असूली मौक़िफ़ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े हुए थे और कहाँ बीच में से ये कार्रवाई कर दी गई और कुछ लेन देन का कारोबार कर दिया गया। ये कोई तरीका नहीं है। इससे अब लोग जो है ना थोड़ा सा बेवकूफ़ समझ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। इमरान खान के दौर में पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा शऊर भी आ गया है। उन्हें पता है कि दलेर कौन है, मसलहत से कौन काम ले रहा है, कौन मलफूफ अंदाज में, ढके छुपे अंदाज में अब इस्टेब्लिशमेंट की मदद कर रहा है और जमहूरियत के बयानिए से पीछे हट रहा है, और कौन जमहूरियत के बुनियादी बयानिए पर कायम है। तो जावेद लतीफ़ साहब, आपको तो खुद वज़ीर हैं, आपको ओहदा मिला, इदारा कोई नहीं मिला, आप वज़ीर बेमहकमा हैं, कोई महकमा है ही नहीं। अगर आप इस तरह की वजारत कबूल कर सकते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी अच्छा किया कि वजारत उस्मा कबूल कर ली। और वो जो है ना, अफसरान की बड़ी जंग होती है कि उनके दरवाजे पे फट्टी के ऊपर क्या लिखा हुआ। तो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की दरवाजे के ऊपर लिख दिया गया वज़ीर आज़म, लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है, अगर वो बाइख्तियार नहीं है, इस दौर में जो कदूरतें, कबाहतें, कज्जियाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे और थोड़े दिनों के बाद ये कहेंगे कि नहीं हमारे इख्तियार में तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो कबूल नहीं किया जा सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें, मैंने कल भी बात की थी, कमज़ोर इस वजह से होती हैं कि वो अपने बुनियादी बयानिए पर कायम ही नहीं रहती, और अगर अपने बुनियादी बयानिए पर कायम रहें तो फिर उनकी ताकत को कोई हिला नहीं सकता। अपनी जड़ों में खुद बारूदी सुरंगें लगाकर आप ये नहीं कह सकते कि अवाम हमारे साथ उस तरह क्यों नहीं है, इमरान खान को वोट क्यों पड़ रहे हैं। नून लीग के बयानियों को नुकसान पहुंचा है। महंगाई एक फैक्टर है, बयानिया दूसरा फैक्टर है। तो ये मुझे दुख हुआ जावेद लतीफ़ साहब के इस बयान का। इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, आज़म नज़ीर ताड़ साहब ने क्या किया जी, जजेस तैनात करवा दिए, अटॉर्नी जनरल का वोट दिलवा दिया, उसके बाद आप मुस्ताफ़ी हो गए और अचानक जमहूरियत के अलमबरदार हो गए। जाहिर है किसी स्टेज पे इनसे सवाल पूछा जाएगा कि मेरे ऊपर प्रेशर था। प्रेशर किसका हो सकता है? वज़ीर के ऊपर तो प्रेशर प्राइम मिनिस्टर का ही हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर प्रेशराइज़ किया और आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा, आपको नफ़रत हो गई वजारत से और आपने कहा कि मैं असूलों की खातिर ये रहा मेरा इस्तीफ़ा, तो वो जो आपने एक तकलीफ दे फैसला किया, उससे पहले ये इस्तीफ़ा आना चाहिए था। एक गलत फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ में हो गया। आने वाले दिनों में मार्शल लॉ लगता है या कोई हाइब्रिड निज़ाम आता है और इन्हीं जजेस में से कोई उसकी तौसीक करता है, कोई नज़रिया ज़रूरत को इस्तेमाल करता है, कोई जमहूरियत को तहो-तेह कर देता है, तो याद रखिएगा कि उस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ थे जिन्होंने इस फैसले के
ان متنازع ججز کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اور جو ہے اٹارنی جنرل سے بھی ڈلوایا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہ جھڑوانے کے لیے وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 5-10 سال کے بعد پھر یہ نوبت آئے گی، پھر یہ وقت آئے گا، تو آپ نے اس وقت کس کو کوسنا ہے، کس کو برا بھلا کہنا ہے، یہ بات آپ نے بھولنی نہیں چاہیے۔ شہباز شریف صاحب سعودیہ گئے۔ سعودیہ کا بہت اہم سٹیک ہے پاکستان میں ہمیشہ سے ہی، سعودیہ کے توسط سے امریکہ کا پاکستان میں بہت اہم سٹیک ہے۔ پاکستان فوج میں کون جنرل آرمی چیف بنتا ہے، اس میں ہمیشہ سے ان کی سے رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر مختلف آوازیں ہیں، میاں نواز شریف الگ بات کر رہے ہیں، مریم نواز الگ بات کر رہی ہیں، شہباز شریف کے دل کی خواہش کچھ اور ہے، وزراء بھی کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہے ہوں گے، لیکن یہ 3 لوگ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے مختلف رائے رکھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کی بھی ایک خواہش ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک خواہش ہوگی، اور دیگر جماعتیں جو شامل ہیں، ایم کیو ایم کی بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی۔ تو وہ جو ہیں اہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے بھی مشورے ہوں گے، لیکن یہ تو اندرونی معاملات ہیں، ان کو تو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں بیرونی معاملات بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی سے ضرور ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ کہنا کہ سعودی عرب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ آرمی چیف اگلا کون ہوتا ہے سوائے چند لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا، اور وہ بھی حتمی بات نہیں ہوئی ہوگی ابھی تک، یہ اگلے 1-2 ہفتے تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن بہت ساری خبریں، خوش گمانیاں، افواہیں اڑ رہی ہیں۔ ایک صاحب جو کافی بارسوخ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، لیکن 2 باتیں بتا سکتے ہیں کہ ایک تو وہ حافظ قرآن پاک ہے، اس کے حافظ ہیں، دوسرا ان کا تعلق جس مذہبی فرقے سے تعلق ہے وہ ہے اہل حدیث۔ تو یہ باتیں کسی نے بتائی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حتمی باتیں ہیں، یہ سمجھیے کہ ذرائع کے ذریعے سے آئی ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ ذہن میں رکھیے، اور پھر ولی عہد سعودی عرب سے ملاقات، اور اس کے اندر کیا اس تعیناتی کا حوالہ ڈسکس ہو رہا ہوگا۔ سنا ہے نواز شریف صرف ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو فالو کیا جائے، لیکن یہ خبریں ہی ہیں۔ سینیورٹی کے پرنسپل کو اگر مد نظر رکھا جاتا تو ججز کی تعیناتی میں بھی رکھا جاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز پہ کمپرومائز کریں اور ایک چیز پر اصولوں پر ڈٹے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اچانک لسٹ کے بیچ میں سے کوئی ایسا نام جس پر زیادہ بحث ہو رہی ہو، بحث نہ ہو رہی ہو، وہ سامنے آ جائے۔ تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ تعیناتی ہوتی ہے، کچھ نام منظر عام پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی شدت سے کیمپیننگ شروع ہو جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈنر لے لیا، یہ ملاقاتیں ہوئی، تجزیہ کاروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس شخص کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہوتا ہے، پرابلی لابنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ نام آخر میں منظر عام پر نہیں آتا، کوئی اور ہی نام سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا اس دفعہ بھی حکومت کوئی سرپرائز دے گی، یا جو سینئر موسٹ والی کیٹیگری ہے اسی میں سے کسی کو منتخب کیا جائے گا، اور کسی کو کیا، ایک ہی کو منتخب کیا جائے گا؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔